हेलो दोस्तों, मैं कुछ दिन पहले नेपाल गया था। वैसे अभी नेपाल जाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन मेरे एग्ज़ाम का सेंटर सीतामढ़ी में पड़ गया और मेरे दोस्त के एग्ज़ाम का सेंटर था पश्चिमी चंपारण। फिर क्या था, दोनों रक्सौल बॉर्डर पर मिले और चल दिए नेपाल की तरफ। नेपाल जाने के लिए रक्सौल बॉर्डर को पार करने के बाद बीरगंज से बस भी खुलती है और सूमो यानी कि छोटी गाड़ी भी खुलती है। सुबह को जाने में जहाँ 2-3 घंटे लगते हैं, वहीं रात को जाने में लगभग 10-11 घंटे लग जाते हैं। लेकिन रात को जाना ही सेफ होगा। एक तो आपका वक्त बचता है, घूमने वाला समय, यदि आप कम समय के लिए जा रहे हैं तो। लेकिन सुबह को जाना भी अच्छा इसलिए है क्योंकि वो एक अलग एक्सपीरियंस है। लेकिन आप यदि पहली बार जा रहे हैं तो रात की ही गाड़ी से जाएं। दूसरी बार आप एक्सपीरियंस करने के लिए सुबह की गाड़ी से जा सकते हैं। तो जैसा कि हम दोनों थे डरपोक और हमारे पास थे पैसे, तो हम चले गए काठमांडू रात वाली बस से। और बस का किराया था लगभग 1000 नेपाली रुपये, तो वो इंडियन रुपीज़ में हो गए 625 रुपये। फिर दोनों पहुँचे नेपाल। नेपाल जाने के बाद सबसे पहले गए पशुपतिनाथ मंदिर। वहाँ का नज़ारा भी काफ़ी अच्छा है। ढेर सारी आपके जैसे ही यानी कि आपके पूर्वज भी वहाँ पे हैं। इतना है कि मुझे लगता है यहाँ पर कहीं भी उतना नहीं देखे होंगे। तो आपको वहाँ पे काफ़ी मज़ा आएगा। बहुत सारी छोटी बड़ी पशुपति जी की मंदिर हैं जिसे देखकर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। वहीं पर जाने के बाद एक दोस्त मिल गए थे, भाई साहब, जो काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। फिर ये रास्ते में गोरखा मिल गए जो काफ़ी मेहनत कर रहे थे, पसीना चल रहा था। ठंडी में भी इनसे काफ़ी मेहनत करवाया जाता है, तभी तो ये गोरखाएँ कहलाते हैं। हाँ, तो मैं उस दोस्त के बारे में बता रहा था। वो काफ़ी अच्छे दोस्त मिले जिन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर काफ़ी अच्छे तरीके से घुमाया था। फिर ये कुछ जानवर यहाँ पे नज़र आए हैं जो मेरे जैसे तो नहीं हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे हैं। वैसे एग्ज़ाम देने जब जा रहे थे तब ये भी सोचे थे कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी जाया जाएगा, लेकिन फिर लगा बहुत सारा टाइम लग जाएगा, तो क्यों ना पहले नेपाल ही जाया जाए। फिर नेपाल में भी ये सब मिल गए तो काफ़ी खुशी मिली। शिव जी की सेवा में बंदर लगे हुए हैं और इन दोनों को देखिए। आपको नहीं लगता ये आपके परिवार का ही एक हिस्सा है? आपके परिवार का ही कोई 2 सदस्य है, और ये तो बिल्कुल ही आपके ही परिवार का कोई सदस्य है। और यहाँ पर गोरखा का ट्रेनिंग चल रहा है। जब हम पशुपतिनाथ से लौट रहे थे उस वक्त इनका ट्रेनिंग चल रहा था। यदि आप भी चाहें तो साथ साथ इनके एक्सरसाइज कर सकते हैं। बीच में देखिए एक कुत्ता भी है जो गोरखाओं के साथ लगा हुआ है। फिर पशुपतिनाथ मंदिर में लौटते वक्त प्रसाद चढ़ाए। फिर जब लौट रहे थे वहाँ से बाहर निकल रहे थे तब कृष्ण जी के भक्त मिले। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और फिर ये एक नौटंकी लौटते वक्त सीढ़ी पर चल रही थी, आंख बंद करके दूसरी तरफ से इस तरफ आना था और उस छेद में हाथ को घुसाना था। इस भाई साहब ने दूसरी प्रयास में इस कार्य को सफलतापूर्वक किया है। वैसे मैंने पहले प्रयास में ही कर लिया था। शुरू में ही पहले बहुत सारा अनुमान लगा लिया, बहुत सारा वक्त इस तरफ ही बिता लिया, तो उस तरफ फिर उसके बाद गए थे। फिर वहाँ से निकलते वक्त कई तस्वीरें खिंचाई। ये तस्वीर क्यों खिंचाई गई है वो तो आपको पता ही होगा। फिर वहाँ के पेड़ भी काफ़ी लंबे लंबे पहाड़ी होते हैं जो आपको देखकर काफ़ी अच्छा लगेगा। फिर वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो खाना खाने की ही होती है। खाना इतनी आसानी से और अच्छी मिल जाए वो संभव ही नहीं है। ज़्यादातर जगह तो खाना अच्छी नहीं है, लेकिन आप अच्छे रेस्टोरेंट में जाएं, थोड़ी अच्छी रुपया पे करें तो आपको अच्छा खाना मिल सकता है। हम लोग सुबह सुबह 5-5:30 में वहाँ पे पहुँचे थे। फिर उसके बाद पशुपतिनाथ गए। फिर वहाँ से लौटकर स्वयंभू जब आए तब वहाँ पर खाना ढूंढना शुरू किया लगभग 10-11 बजे। लेकिन बहुत सारे रेस्टोरेंट में जाने के बाद पता चला कि वहाँ का खाना अच्छा है ही नहीं। रोटी तो कहीं मिलता ही नहीं था, जहाँ मिलता था थोड़ा बहुत चावल मिलता था और सब्ज़ी देखकर ही लगता था कि शायद पसंद ना आए। लेकिन स्वयंभू के आगे जाएं, यानी कि मेन रोड से यदि पीछे जाएं, तो वहाँ पर एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है मिठो दाल भात। उस रेस्टोरेंट में यदि आप जाएं तो वहाँ पर अच्छा खाना खिलाया गया था। रुपया भेज का था 350 नेपाली रुपीज़ और नॉन भेज का लगभग 450 नेपाली रुपीज़। तो ज़्यादा महंगा नहीं है। इंडियन रुपीज़ में देखें तो वहाँ के रेस्टोरेंट का 200-250 इंडियन रुपीज़ में आपको पड़ेगा, जो कि इंडिया में भी मुझे लगता है इतना ही है। यदि लोकल किसी रेस्टोरेंट में जाएँ, बड़े रेस्टोरेंट में जाएँ तो और ज़्यादा ही लगेगा। फिर वहाँ पर फ़ोन पे नहीं चलता था, लेकिन फ़ोन पे चलता था। लेकिन हम लोगों के पास फ़ोन पे नहीं,
आपको हाँ एक बात बताना भूल गया, यदि आप नेपाली सिम नहीं लेते हैं बॉर्डर पर या फिर किसी दोस्त के सहारे, तब वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी घूमने में भी। आप कोई लोकेशन भी नहीं देख पाएंगे और कहाँ पर कौन सी चीज़ अच्छी है खाने वाली, खरीदने वाली, घूमने वाली, वो आपको पता भी नहीं चलेगा आसानी से। बहुत सारे लोगों से पूछकर आप पता कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास नेट है तो ये एक अच्छा जरिया हो सकता है। फिर वहाँ से लौटने के बाद पहुँचे स्वयंभू। स्वयंभू भी काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी ऊंचे पर है। वहाँ पर चढ़ने में बहुतों की हालत ख़राब हो जाती है। वैसे है तो दूसरे काफ़ी टूरिस्ट प्लेसों से कम हाइट पर, लेकिन यहाँ पर चढ़ने में भी हालत ख़राब हो जाती है लोगों को, क्योंकि सीढ़ी काफ़ी अच्छी एंगल पर है और काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं। लेकिन स्वयंभू पर ऊपर चढ़ने में नीचे का नज़ारा काफ़ी अच्छा दिखता है और ये पूरी काठमांडू नज़र आती है। फिर ये 3 मूर्तियाँ नज़र आई जहाँ बैठकर काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन ये तीनों हैं कौन? बुद्ध के अलावा दोनों को पहचान भी नहीं पाए, शायद कोई राजा महाराजा रहे होंगे। फिर यहाँ पर एक पीपल का पेड़ है जिसके नीचे बैठकर आप आराम कर सकते हैं। फिर अगली यात्रा के लिए आप निकल सकते हैं। यहाँ से निकलने के बाद हम लोग थामेल गए, रत्नागिरी बाढ़ पहुँचे। सोचे वहाँ देख लेते हैं भाई वहाँ क्या होता है, वहाँ किस तरह से लोग, सुने तो हैं पागल की तरह करते हैं, लेकिन पहली बार देखे कि लोग बिना मतलब के ही डांस करते रहते हैं। बस 2 घूंट लगाया, 4 बोतल बोर्ड का, काम मेरा रोज़ का। फिर दूसरों की धुन पर खुद की ज़िंदगी को नचाने का सिलसिला चलता रहा। वहीं पर हम लोग तो सिर्फ देखने गए थे, अब उस चीज़ का कोई शौक़ है नहीं, तो वहाँ से जल्द ही निकल गए। लेकिन वहाँ देखकर लगा कि लोग रिलैक्स करने के लिए, एंजॉय करने के लिए क्या क्या करते हैं शाम को। फिर ये था कि फ्राइडे नाइट, तो लोग भी ज़्यादा जुटे थे और ज़्यादा लोग ज़्यादा आराम से मस्ती कर रहे थे। फिर अगले दिन सोना ही है, तो क्यों ना आज रात भर मस्ती किया जाए। हम लोग भी रात को 12-1 बजे ही पहुँचे थे यहाँ पे। तो बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से एंजॉय कर रहे थे। किसी को दूसरों से ज़्यादा मतलब नहीं था, लेकिन कोई ऐसा भी नहीं था जिससे बात किया जाए या फिर जिसके साथ एंजॉय करने की कोशिश की जाए, वो आपको मना करेगा। यहाँ के लोग मुझे काफ़ी अच्छे लगे, काफ़ी सपोर्टिव हैं। वो आपकी हर वक्त मदद करने के लिए तैयार होते हैं, ज़्यादा गुस्सा नहीं होते, हल्के में रहते हैं, चिल रहते हैं। ज़्यादा आपसे मतलब भी नहीं है, यदि आप मतलब रखना चाहें तो वो ज़्यादा दूर भी नहीं भागते हैं, हंसते खेलते वो आपसे बात करेंगे। फिर ये तस्वीर मेरे दोस्तों ने कहा ये खाना का इंतज़ार कर रहे हैं, खाना आ गया। अब आप पूछेंगे कि थामेल में कौन सी जगह है जहाँ पे खाना अच्छी मिलती है, तो 1-2 जगह हमने भी ट्राई किया, तो कहीं ज़्यादा अच्छा दिखा नहीं। मतलब खा के तो नहीं ही देखे थे, लेकिन उतना अच्छा खाना दिखाया नहीं, तो वहाँ ट्राई नहीं किए। लेकिन थामेल में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है जास्पर। उस रेस्टोरेंट में आप जाएं तो खाना थोड़ा महंगा, इंडियन रुपीज़ में 250, नेपाली रुपीज़ में लगभग 425 रुपया था। तो थाली थोड़ा महंगा था, लेकिन खा के आपको मज़ा आ जाएगा। एक वहाँ की सब्ज़ी थी मशरूम की, जो कि पहाड़ी एरिया पर मशरूम होती है, वो काफ़ी अच्छी सब्ज़ी थी। काफ़ी 10-12 आइटम होते हैं, आपको एक बार लेने में ही पेट भर जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर वहाँ से रूम पर आ गए। रूम भी 2500 में लिए थे, काफ़ी अच्छा रूम 2500 में मिल गया था। वैसा रूम बिहार में भी 2500 में नहीं मिलेगा, मतलब 2500 नेपाली रुपीज़, लगभग 1500 इंडियन रुपीज़, 1500-1600 इंडियन रुपीज़ में मिल गया था रूम। तो वो रूम भी काफ़ी अच्छा था। वहाँ पर आराम से सोए, फिर सुबह को चेकआउट किए। चेकआउट करते वक्त बैग को वहीं पर छोड़ दिए थे ताकि घूमना आसान हो। नागरकोट जाने वाले थे, वहाँ पहाड़ी एरिया है, क्यों बैग को टांग कर पीठ पर चला जाए। तो वहाँ नागरकोट पहुँचे। नागरकोट जाने के लिए 2-3 चीज़ें हैं, बस हैं, वैन है, बाइक है, तो आप जिससे जाना चाहे जा सकते हैं। वैसे नागरकोट के बारे में ज़्यादा मैं दूसरी वीडियो में बताऊँगा, वहाँ के जाने का रास्ता और कौन सी चीज़ सबसे बेहतर है और किस चीज़ से जाने में आपको कम रुपया लगेगा, उसके बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। तो नागरकोट पहुँचने के बाद काफ़ी सारी तस्वीरें खिंचाई। वैसे गलत समय पे चले गए थे, फिर भी इसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। फिर पहुँचे काठमांडू दरबार स्क्वायर। वैसे तो नेपाल में काफ़ी सारे दरबार स्क्वायर हैं, हर जगह पे दरबार स्क्वायर है। आप जो भी जाना चाहें, हर जगह अच्छी ही है। यदि आप एक दरबार स्क्वायर जाना चाहते हैं तो काठमांडू दरबार स्क्वायर जा सकते हैं। वो एक काफ़ी अच्छी जगह है। वहाँ का जो भी बिल्डिंग्स है वो काफ़ी अच्छा है, वहाँ की नक्काशी काफ़ी अच्छी है।
तो काठमांडू दरबार स्क्वायर आप जा सकते हैं। काठमांडू दरबार स्क्वायर में बहुत सारे बिल्डिंग ऐसे हैं जिसको देखकर आपको आश्चर्य लगेगा। उस बिल्डिंग को आप ज़रूर देखें। फिर ये एक मूर्ति है जिसको देखकर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। वैसे इस पोज का मेरा कोई मूड नहीं था, लेकिन गलती से ये खिंचा गया है, और गलती से क्यों खिंचा है वो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि हर एक दोस्त कमीना होता है। तो खैर ये एक मूर्ति है, वहाँ काफ़ी विकराल मूर्ति दिखने में लगती है। आप यहाँ पर भी तस्वीरें खिंचवा सकते हैं। तो वहाँ पर बाहर निकलें तो भी अच्छी बिल्डिंग, मतलब हर जगह पर दरबार स्क्वायर आपको नज़र आ जाएगा, राजा महाराजाओं की जो बिल्डिंग थी। तो वहाँ पर घूमने में भी काफ़ी आपको आनंद आएगा। ये एक बड़ी जगह है, घूमने में थोड़ा वक्त लगता है यदि आप घूमना चाहें तो। फिर यदि आप चाहते हैं नेपाल का व्हाइट हाउस देखना तो आपको काठमांडू दरबार स्क्वायर में नज़र आ जाएगा, ये देख लीजिए। तो ये सब देखने के बाद सोचे तो थे और रुकेंगे, लेकिन फिर मेरे दोस्त का एग्ज़ाम था तो उसको लौटना था, तो उसी रात लौट गए। जिस बस से गए थे उसी बस वाले का नंबर था, तो उसी बस वाले को कॉल किए और रात को लगभग 6:30-7 बजे वहाँ पहुँचे। 7:30 बजे बस निकलना था। बस निकलने से 1 मिनट पहले वहाँ पे पहुँचे थे। 7:30 में बस था, 7:29 में। मतलब हम लोगों ने सोचा था ऑटो तो मिल ही जाएगा थामेल से, लेकिन थामेल से कोई ऑटो नहीं मिली, तो गाड़ी रिजर्व करनी पड़ी। नेपाल या काठमांडू के बारे में, वहाँ जाने के रास्ते के बारे में, या फिर वैसी कोई जानकारी जो नेपाल जाने से पहले आप जानना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। थोड़ी बहुत जानकारी तो हो ही गई थी, लेकिन 2 दिन में कितना ही जान पाएंगे, लेकिन जितना भी पता चला है वो आपको बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।